गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 9 गणित अध्याय 6 रेखाएं और कोण से संबंधित अत्यधिक महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन करेंगे, जिन बिंदुओं की सहायता से हम इस अध्याय को बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलते हैं बेटा कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ। तो बेटा देखते हैं सबसे पहले कि चैप्टर का नाम ही है रेखाएं और कोण। रेखाएं और कोण। तो शुरुआत करते हैं बिंदु से। कहाँ से? बिंदु से। तो दिया है कि बिंदु की कोई लंबाई और चौड़ाई और क्षेत्रफल नहीं होता है। बिंदु एक छोटे से बिंदु दिख रहे हैं, इसे कहते हैं, मतलब हम ये रख दिए पॉइंट, ये पॉइंट रख दिए। इन बेटा इनको क्या कहेंगे? बिंदु। क्या कहेंगे? बिंदु। ये सब हमारे बिंदु दिख रहे हैं। आगे चलते हैं। रेखा एक ऐसी लकीर जो दोनों दिशाओं में बढ़ती हो। एक ऐसी लकीर जो दोनों दिशाओं में बढ़ती ही जाए या बढ़ती हो, इसका कभी अंत न हो। इसका कभी अंत न हो, अर्थात एक ऐसी लकीर जो कभी भी खत्म न हो, उसे हम रेखा कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि बेटा कोई भी हमने इस तरह से लकीर खींची और इसको इस बिंदु से आगे बढ़ाते चले गए, ऐसे ही इधर बढ़ाता चला आया, तो इस पूरी जो एक लकीर बन रही है, इसको हम बेटा क्या कहेंगे? रेखा। क्या कहेंगे? रेखा। आगे चलते हैं। रेखा खंड अगला बिंदु है हमारा, रेखा खंड। तो इसे समझते हैं कि किसी सरल रेखा में दो बिंदुओं के बीच के भाग को रेखाखंड कहते हैं। अर्थात दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यदि बेटा हम इनको मिला दूं, जैसे सपोज कोई हमारा एक बिंदु है ए, एक बिंदु है बी, और हमने इनको मिला दिया, तो ये जो आकृति हमारी जो बनी है, इसे हम क्या कहेंगे? रेखा खंड। क्या कहेंगे? रेखा खंड। अर्थात कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम रेखाखंड कहते हैं। आगे है किरण। तो किरण बेटा क्या है कि एक ऐसी लकीर जिसका एक बिंदु निश्चित हो, एक बिंदु निश्चित हो तथा एक सिरे पर तीर का निशान हो, किरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक कोई बिंदु निश्चित है और बेटा इसको हम इस तरह से खींच रहे हैं और यहाँ पे हमने एक तीर लगा दिया, तो इसको बेटा हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? किरण। क्या कहेंगे? किरण। मतलब एक ऐसी लकीर जिसका एक बिंदु तो निश्चित हो और इस बिंदु से हम इसको आगे की तरफ ड्रॉ करते जाए और उसके एक सिरे पे हम तीर लगा दें, तो ये जो हमारा जो लकीर बन रहा, इसको हम कहेंगे किरण। आगे लिखा है बेटा कोण। तो जैसे कि कोण से आप लोग सब परिचित होंगे, तो आगे है कि किन्हीं दो किरणों या किन्हीं दो रेखाखंडों के मिलने से जो झुकाव उत्पन्न होता है, उसे हम कोण के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कोण के नाम से जानते हैं। और कोण को प्रायः हम अंश या डिग्री में नापते हैं। तो बेटा यदि हम इसका डायग्राम बनाऊं, तो जैसे मान लीजिए हमारा कोई एक रेखाखंड ये दिया है और इस बिंदु से हमने कोई एक झुकाव वाला एक रेखाखंड और खींच दिया, तो ये जो कोण बना, इसे हम कहेंगे कोण। क्या कहेंगे? कोण। तो आगे चलते हैं। अब कोण की बात कर रहे हैं, तो बेटा कोण का वर्गीकरण भी करेंगे। तो कोणों को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे न्यून कोण की। किसकी? न्यून कोण की। तो वह कोण जो 0 अंश से अधिक तथा 90 अंश से कम हो। किससे? 90 अंश से कम हो, न्यून कोण कहलाता है। तो 0 से अधिक, जैसे बेटा मान लीजिए 1 अंश। आगे चलते हैं। 10 अंश, 55 अंश, 65 अंश और
89 अंश, मतलब 90 अंश से तो कम होना चाहिए और 0 अंश से हमारा अधिक होना चाहिए। तो बेटा ये सभी हमारे क्या कहलाएंगे? न्यून कोण। क्या कहलाएंगे? न्यून कोण। आगे लिखा है समकोण। वह कोण जिसकी नाप 90 अंश हो समकोण कहलाता है। अर्थात वह कोण जिसका मान कितना दिया हो? 90 अंश। इसे हम क्या कहेंगे? समकोण। क्या कहेंगे? समकोण। आगे चलते हैं। लिखा है बेटा अधिक कोण। तो अधिक कोण को समझते हैं। वह कोण जो 90 अंश से अधिक, 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से कम हो। मतलब 90 से तो बेटा अधिक होना चाहिए। जैसे कोई भी कोण है, मान लीजिए कोण हमारा थीटा है। कोण कितना है? थीटा। तो बेटा वो 90 अंश से तो अधिक हो और किससे कम हो? 180 अंश से। 180 अंश से कम हो अधिक कोण कहलाता है। अर्थात जैसे कोई भी कोण मैंने ले लिया 91 अंश, 95 अंश, 110 अंश, 170 अंश और 179 अंश, मतलब लास्ट हमें 179, 180 से कम ही होना चाहिए। तो ये सब जो हमारे कोण दे रखे हैं बेटा, इन्हें हम क्या कहेंगे? अधिक कोण। ठीक है। अगला लिखा है सरल कोण या ऋजु कोण। तो बेटा इसमें है जब सीधी रेखा में दो विपरीत किरणें मिलती हैं, जब सीधी रेखा में दो विपरीत किरणें मिलती हैं तो उस समय जिस कोण का निर्माण होता है उसे सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं। देख लीजिए, ये बेटा हमारा माना कि यहाँ से कोई एक किरण है, जब सीधी रेखा में दो विपरीत, अब इसके विपरीत इधर एक किरण होगी, ये किरण, दो विपरीत किरण मिलती हैं बेटा, ये मिल गई, तो उस समय जिस कोण का निर्माण होगा ये कोण बना, जो ये जो कोण बना बेटा, ये हमारा कोण कहलाएगा सरल कोण। क्या कहलाएगा? सरल कोण या ऋजु कोण। अगला है और इस सरल कोण का मान बेटा 180 अंश के बराबर होगा। कितने के बराबर होगा? 180 अंश के। अगला है बृहद कोण। वह कोण जिसकी माप 180 अंश से अधिक, वह कोण जिसकी माप 180 अंश से अधिक और 360 से कम हो। 180 से तो अधिक होनी चाहिए और 360 से कम होनी चाहिए, वो बेटा कहलाता है बृहद कोण। क्या कहलाता? बृहद कोण। तो माना मेरे पास कोई कोण थीटा है, तो बेटा इस थीटा का मान 180 अंश से तो अधिक होना चाहिए और कम कितने से होना चाहिए? 360 से। तो ये हमारा कोण हो जाएगा थीटा 180 अंश से अधिक और 360 से कम। अगला दिया है पूर्व कोण। तो पूर्ण कोण बेटा है ऐसा कोण जिसकी माप 360 अंश या 4 समकोण, एक बेटा समकोण होता है 90 अंश का, तो 4 कितने हो जाएंगे? 360 अंश। तो यही लिखा है कि ऐसा कोण जिसकी माप 360 अंश या 4 समकोण के बराबर हो उसे पूर्ण कोण कहते हैं। तो यानी 360 अंश जिस कोण का मान दिया गया होगा उसे हम बेटा पूर्ण कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? पूर्ण कोण। चलते हैं आगे। बेटा कोणों से ही संबंधित कुछ कोण हैं। जैसे पहला है हमारा पूरक कोण। क्या है? पूरक कोण। इसकी परिभाषा है कि यदि दो कोणों का योग, यदि दो कोणों का योग कितना हो? 90 अंश हो तो वे पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे एक बेटा हमारा कोण है 40, तो दूसरा कितना हो जाएगा? बोलिए 50। कितना हो जाएगा? 50, क्योंकि हमारी परिभाषा लिखी है कि यदि दो कोणों का योग 90 अंश है। कितना है? 90 अंश। तो पहला कोण 40 है तो दूसरा हमारा कितना हो जाएगा? 50। या यदि हमारा पहला कोण बेटा थीटा है तो दूसरा कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। इसी तरह से मान लीजिए हमारा कोई एक कोण
20 है तो दूसरा कितना हो जाएगा 90 माइनस 20, और 90 में से बेटा 20 घटाएंगे तो कितना होगा 70। तो यदि दो कोणों का योग 90 अंश है तो वे कोण क्या कहलाएंगे पूरक कोण। अगला दिया है समपूरक कोण। यदि दो कोणों का योग 180 अंश हो, कितना हो 180 अंश, तो वे समपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे बेटा यदि हमारा एक कोण थीटा है तो दूसरा कितना होगा 180 ऋण थीटा। तो मान लीजिए हमारा पहला कोण दिया है 100, तो दूसरा कितना हो जाएगा 180 में से 100 घटाएंगे तो कितना आएगा 80 अंश। इसी तरह से एक दूसरा मान लीजिए हमारे पास बेटा एक कोण है 90 अंश, तो दूसरा इसका संपूरक कितना हो जाएगा 180 में से 90 घटाएंगे 90 अंश। एक और ले लीजिएगा, एक कोण है हमारा 115 अंश, तो दूसरा कितना हो जाएगा 65 अंश। अब आगे चलते हैं सर्वांगसम कोण। तो बेटा इसमें लिखा है कि यदि दो कोणों की अंशीय माप, यदि दो कोणों की अंशीय माप समान हो तो वे सर्वांगसम कोण कहलाते हैं। या यदि दो कोणों में से एक कोण दूसरे कोण को पूर्णतया ढक ले तो दोनों कोण सर्वांगसम कोण कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए बेटा हमारा एक कोण ये है, कोई एक सपोज थीटा, और दूसरा कोण है अल्फा, तो एक दूसरे की सर्वांगसम होंगे यदि इस वाले कोण को उठा के मैं इसके ऊपर रख दूं, इस वाले कोण को उठा के इसके ऊपर रख दूं, अर्थात थीटा बराबर हमारा कितना होना चाहिए अल्फा। यदि इन दोनों कोणों के मान बिल्कुल बराबर हैं तो ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे सर्वांगसम कोण। अगला है कोण का समद्विभाजक। किसी कोण को एक रेखा द्वारा दो बराबर भागों में विभाजित करना कोण का समद्विभाजक कहलाता है। जैसे मान लीजिए बेटा हमारा एक कोई कोण ये दिया है, कोई एक थीटा ओ बिंदु पे मिल रहा है, ये कोई ए और ये कोई बी। तो लिखा है कि किसी कोण को एक रेखा द्वारा दो बराबर भागों में विभाजित करना, रेखा मान लीजिए या किरण मान लीजिए, यहाँ पे किरण द्वारा दो बराबर भागों में विभाजित करना। मान लीजिए बेटा इसको कोई एक तीसरी किरण बराबर भागों में विभाजित कर रही है, कोई सी, यानी ये कोण बराबर है इस कोण के करना, तो कोण का समद्विभाजक कहलाता। तो ये रेखा हमारी इस कोण को क्या कर रही है समद्विभाजक, अर्थात ये वाला कोण COA बराबर कोण होगा COB, बराबर कोण COB। तो उम्मीद करता हूं कि आज इस अध्याय को शुरू करने से पहले जो भी इसके महत्वपूर्ण बिंदु थे वो आपको समझ में आए होंगे। बेटा इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं प्रश्नावली 6A में।